नमस्कार दोस्तों। पीछे की क्लास में हमने स्थिर वैद्युतिकी का सामान्य परिचय व विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास है वो आवेशन का आधुनिक सिद्धांत क्या है इसके बारे में रहेगी। अर्थात कोई वस्तु आवेशित क्यों होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोई भी द्रव्य, चाहे वो ठोस है, चाहे वो गैस है, चाहे वो द्रव है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है और प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में, जिसे हम नाभिक कहते हैं, उसमें स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। यानी सामान्य अवस्था में कोई भी परमाणु में जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होगा उसमें। इस कारण से परमाणु सामान्य अवस्था के अंदर उदासीन होता है। किसी परमाणु में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई X परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक Z है और उसकी द्रव्यमान संख्या A है। तो उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी जितना उसका परमाणु क्रमांक है, लेकिन उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होगी और इस न्यूट्रॉनों की संख्या को हम इस द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे को 11 सोडियम 23 में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी याद करनी है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी याद करनी है। तो हमने ये बताया आपको कि जो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या सामान्य परमाणु में बराबर होती है और ये उतनी होती है जितना इसका परमाणु क्रमांक है। तो इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 11 होगी। जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें द्रव्यमान संख्या 23 में से परमाणु क्रमांक माइनस करना होगा, जिसके फलस्वरूप आपके पास में 23 में से जब आप -11 करोगे तो आपके पास न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी 12। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं। जैसे 6 कार्बन 14, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और प्रोटॉन कितने होंगे, तो ये हम निर्धारित करते हैं उसके परमाणु क्रमांक से। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 6। इस कारण से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, जबकि प्रोटॉन कितने होंगे 6। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है प्लस का, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसका होता है माइनस का, जबकि दोनों की मात्रा क्या है समान। इस कारण से दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और उस पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता और सामान्य अवस्था में परमाणु है वो उदासीन होगा। लेकिन अगर हमें इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमने देखा है कि द्रव्यमान संख्या 14 है इसके लिए और परमाणु क्रमांक 6, तो 14 में से 6 हम घटा देंगे तो इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी वो 8 आएगी। अब यदि हम किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटाते अथवा बढ़ाते हैं तो वह परमाणु आवेशित हो जाएगा। इसका कारण यह है क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर थी और परमाणु उदासीन था। लेकिन अब आपने अगर किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मान लेते हैं उस परमाणु में पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे और 5 ही प्रोटॉन थे और सामान्य अवस्था के अंदर यह उदासीन था।
जो सामान्य अवस्था है इसके अंदर ये उदासीन था, लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन 4 बचेंगे जबकि प्रोटॉन 5 ही रहेंगे। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा 5 प्रोटॉन होने के कारण से पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो है ये वस्तु या ये परमाणु धनावेशित हो जाएगा, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर कोई परमाणु सामान्य अवस्था के अंदर सामान्य अवस्था में था और वह परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो मान लेते हैं कि सामान्य अवस्था में उसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन थे और 7 ही प्रोटॉन थे, जबकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और प्रोटॉन जबकि इसके पास 7 ही है। तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण से माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ से ये तात्पर्य निकलता है कि कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके ऊपर चार्ज प्लस का आएगा, और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर चार्ज माइनस का आएगा। और ये जो रीजन है वो ही आवेशन का है कि वस्तु आवेशित होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक कांच की छड़ है और एक हमारे पास रेशम का कपड़ा है। तो कांच की छड़ के जो बहुत सारे परमाणु हैं, कांच की छड़ है वो परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है और प्रत्येक परमाणु उसका उदासीन अवस्था में। इसी प्रकार से रेशम के कपड़े का भी प्रत्येक परमाणु उदासीन अवस्था में। लेकिन जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करवाते हैं, एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो इस स्थिति में कांच की छड़ के कुछ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यानी ये वाली स्थिति लागू हुई है, इस पर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। जबकि रेशम के कपड़े के परमाणुओं ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, इसका मतलब इसमें यह स्थिति लागू हुई है और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। तो जो वस्तु ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है वो धनावेशित है और जिसने ग्रहण किया है वो ऋणावेशित हो जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में आवेश का संरक्षण होता है। इसका तात्पर्य यह है कि घर्षण से पहले जितना आवेश था घर्षण के बाद में भी उतना ही आवेश रहेगा। तो घर्षण से पहले कांच की छड़ पर भी शून्य आवेश था, रेशम के कपड़े पर भी शून्य आवेश था। तो जो कुल आवेश जो घर्षण से पहले था वो शून्य था। इसी प्रकार से घर्षण के बाद की जो स्थिति बनी तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज का मान है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। इस कारण से पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, तो दोनों का योग होगा वो शून्य हो जाएगा। इस कारण से घर्षण के बाद भी कुल आवेश शून्य ही रहता है और जिसके कारण से यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है। अब ये बात आती है कि ये बराबर ही क्यों रहता है, तो सीधी सी बात है, जब हमने घर्षण करवाया था तो कांच की छड़ के ने कुछ इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया था और उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने इसने त्याग किया था उतने ही इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े ने ग्रहण किए थे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने के कारण से धन आवेश और ऋण आवेश का जो मान है वो बराबर रहेगा। अब हम इसको एक सारांश रूप में देख सकते हैं कि अगर कोई उदासीन वस्तु है, अगर वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो वह वस्तु धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर उसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आई है, तो इसका जितना
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है उसके अनुपात उसी तुलना में उसके द्रव्यमान में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो मान लो इससे 100 इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम के कपड़े पर आते हैं, कांच की छड़ से 100 इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम के कपड़े पर आते हैं, तो जितना 100 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान था उतना द्रव्यमान कांच की छड़ का कम हो जाएगा। जबकि वही इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आए हैं तो जितना द्रव्यमान 100 इलेक्ट्रॉनों का होगा उतना ही द्रव्यमान रेशम के कपड़े का बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरी स्थिति है वो ये लागू होती है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु या उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो वह ऋणावेशित हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं इसका मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ही उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी, तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। हालांकि यह वृद्धि बहुत ही कम होती है। इसका कारण यह है क्योंकि उसका द्रव्यमान भी बहुत ही कम होता है इलेक्ट्रॉन का। अब बात यह आती है कि हम प्रोटॉन को नाभिक से क्यों नहीं निकाल सकते। तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, इसलिए हम प्रोटॉन को नाभिक से अलग नहीं कर सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ हल्के बंध से बंधा हुआ होता है और उसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो घर्षण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही होता है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि ऐसा ही क्यों हुआ कि कांच की जो छड़ है वो ही धनावेशित है और रेशम का कपड़ा ही ऋणावेशित क्यों हुआ। इसका विपरीत भी हो सकता था, अर्थात कांच की छड़ ऋणावेशित भी हो सकती थी। तो देखो इसका जो रीजन है वो ये है कि कोई भी, जैसे मान लेते हैं कांच का एक परमाणु है, ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जबकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। ये जो है वो रेशम का कपड़े का परमाणु है, ये उसका नाभिक है और ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक के साथ बंधा हुआ है आकर्षण बल के द्वारा, आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ है। इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस नाभिक के साथ में आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ है। अब जब हम घर्षण करवाते हैं तो जो आकर्षण बल कमजोर होगा वो पहले टूटेगा। तो इस प्रक्रिया में कांच की जो छड़ है उसका जो परमाणु है और ये रेशम के कपड़े का परमाणु है, यह रेशम के कपड़े का परमाणु है, और ये कांच की छड़ का परमाणु है। तो जिसका बंध कमजोर होगा वो पहले टूटेगा। तो इसके अंदर रेशम के कपड़े के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो कांच के छड़ के परमाणुओं के बीच में कार्य करने वाले बल की तुलना में मजबूत है, यानी ये बल है वो मजबूत है और ये जो बल है वो कमजोर है। तो कमजोर बल पहले टूट जाता है, इस कारण से इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर ही आएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। धन्यवाद।